वेलकम टू एके एकेडमी क्लास। एके एकेडमी क्लास में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मैं आदित्य आज फिर से आप सबके बीच सीटेट की इंग्लिश की मेगा प्रैक्टिस की क्लास लेके आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21 तारीख को, जो कि पहले से डेट निर्धारित है, सीटेट की परीक्षा होनी है। हो सकता है कि आप लोग का एडमिट कार्ड दे भी दिया होगा, या फिर अगर नहीं भी दिया है तो आप निरंतर उसे चेक करते रहेंगे, जिससे कि आपको पता चले कि एडमिट कार्ड आपका कब आया है। और एग्ज़ाम सिटी तो आप सबको पहले से पता ही चल चुका है कि कहाँ है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, अब ज़्यादा समय है नहीं, तो अभी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस ही कर लें क्वेश्चन पे, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और ख़ासकर जब इंग्लिश पेडागोजी की बात होती है तो इस पे प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो चलिए, बगैर देरी किए हुए, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए ऑल पे सेट कर लेंगे। चलिए क्लास को देखते हैं। और क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, आपके सामने है। अगला सवाल, पहला सवाल आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्रूविंग द स्पीकिंग स्किल्स ऑफ लर्नर। लर्नर की स्पीकिंग स्किल को बेहतर बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रीडिंग अ प्रोज एंड ड्रामा अलाउड, या फिर ऑप्शन नंबर बी ओरल लैंग्वेज ड्रिल, या फिर ऑप्शन नंबर सी डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय द रोल प्ले, या फिर ऑप्शन नंबर 4 में है रिसिटेशन ऑफ पोएट्री। तो जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। इस 30 सेकंड में आप सोच सकते हैं कि सही जवाब क्या होगा। ओके, तो इस सवाल का सही जवाब बताइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से भी सोचें कि आखिर इसका जवाब क्या होगा। तो चलिए, इस सवाल का जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी कहता है डिबेट्स एंड ग्रुप डिस्कशन फॉलोड बाय द रोल प्ले। मतलब बच्चों के बीच जो है डिबेट यानी कि वार्तालाप, ठीक है, वार्तालाप हो, बच्चे वाद विवाद करें, और ठीक है, और रोल प्ले के द्वारा करें। जैसे कि कोई बच्चा जज बन जाए, और फिर कोई बच्चा ऐसा हो जो वकील बन जाए, फिर या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा डॉक्टर बन जाए और कोई पेशेंट बन जाए, और तब डॉक्टर और पेशेंट के बीच जो वार्तालाप होती है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन मतलब यहाँ पे बच्चे के लिए होगा। मतलब स्पीकिंग स्किल के लिए वो अपना स्पीकिंग स्किल मतलब वाचन कौशल इतना ज़्यादा बेहतर कर सकता है। कब? जब वो ये कर सकता है, मतलब ग्रुप समूह में जब वार्तालाप करेगा बच्चा, जब डिबेट करेगा, वाद विवाद करेगा, और डायलॉग के द्वारा, मतलब कि नाटक के रूप में, तो वो ज़्यादा बेहतर सीख पाएगा, बोल पाएगा बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसीलिए सही है, और अदर कोई नहीं देंगे। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एम। इट इज़ मीन्स, मतलब The right of children to free and compulsory education act 2009 has overall development as an, मतलब जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके अनुसार बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर ए नर्चरिंग बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, या फिर ऑप्शन नंबर बी कोचिंग ऑल द चिल्ड्रेन फॉर अकेडमिक एक्सेलेंस, या फिर ऑप्शन नंबर सी ट्रेनिंग द चिल्ड्रेन फॉर डिफरेंट करियर्स, या फिर ऑप्शन नंबर डी ट्रेनिंग द चिल्ड्रेन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो जल्दी से सवाल का जवाब दीजिए कि इस सवाल के अनुसार सही जवाब क्या होगा। सवाल है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 हैज़ ओवरऑल डेवलपमेंट एज एन एम, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में क्या कहा गया है, जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए नर्चरिंग बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। ये स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक की बात की जाए तो इसका मतलब होता है शैक्षिक और सह शैक्षिक। ठीक है, तो ये होगा, मतलब इन दोनों को नर्चर किया जाए, मतलब इसका निर्माण किया जाए। या फिर ऑप्शन नंबर सी कोचिंग ऑल द चिल्ड्रन फॉर अकेडमिक एक्सेलेंस, मतलब सभी बच्चों के लिए सभी बच्चों को कोचिंग क्लास दी जाए ताकि एकेडमिक
एक्सेलेंस मतलब वो अपने एकेडमी में या स्कूल में एक्सेलेंट कर पाएँ, मतलब अव्वल दर्जा हासिल कर पाएँ, या फिर ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर डिफरेंट करियर्स, या फिर बच्चे को अलग अलग ट्रेनिंग दी जाए अलग अलग करियर के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर 4 है ट्रेनिंग द चिल्ड्रन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, मतलब बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाए ताकि कंट्री का अच्छे से डेवलपमेंट हो, ये होगा। तो जल्द से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे सही जवाब होगा, नर्चरिंग बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरियाज, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है, नर्चरिंग बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक, मतलब बच्चे का नर्चर यानी कि पोषण शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों रूप से करेंगे, तभी बच्चे का क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। हो सकता है कि आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं हर एक क्वेश्चन पे थोड़ा सा समय ज़्यादा दे रहा हूँ, तो हाँ मैं दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ ताकि जो भी क्वेश्चन आप करें वो आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वो जल्दी जल्दी भगाने वाली काम नहीं होगी यहाँ पे कि अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऐसा नहीं, आप समझो क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्लास इज रीडिंग अ स्टोरी बेस्ड इन अ विलेज। क्लास इज रीडिंग अ स्टोरी बेस्ड इन अ विलेज, मतलब एक कक्षा में एक स्टोरी एक गांव के ऊपर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, द टीचर आस्क सम स्टूडेंट टू मेक द विलेज इन एन आउटलाइन मैप ऑफ देयर लोकेलिटी। तो टीचर कहते हैं कि आप अपने आस पड़ोस के जो विलेज हैं उनके बारे में एक आउटलाइन तैयार करें, एक खाका तैयार करें। सम अदर स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, और कुछ बच्चों को यह भी कहा गया कि कुछ बच्चे वहाँ के आस पड़ोस के अपने आस पड़ोस के ग्रामीण लोगों के द्वारा कुछ कलेक्शन इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करें कि लोग कैसे रहते हैं, किस तरह का खान पान है, रहन सहन है, ये सारी चीज़ें इकट्ठी करें इन्फॉर्मेशन के रूप में। द डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन इन दीज विलेजेस, मतलब उस गांव में किस प्रकार के जो फसल उगाए जाते हैं, ये सारी बातें। येट अनदर ग्रुप, और दूसरा एक ग्रुप बनाया जाए, वर्क्स ऑन द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ द ग्रेन्स फ्रूट्स, और वहाँ पे दूसरा ग्रुप बना करके कहा जा रहा है कि एक दूसरा ग्रुप बनाया जाए जो कि क्या करे, मतलब जो भी मोटे दाने वाले अनाज हैं या फिर फल हैं, जो वे सब्जियां हैं इन द लोकेलिटी, जो उनके आस पड़ोस में उपजाए जाते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करें, कैसे उपजाए जाते हैं, कहाँ बिकता है, कितने भाव में बिकता है, ये सारी बातें। लेटर द स्टूडेंट्स एक्सचेंज देयर वर्क एंड हैव अ क्लास डिस्कशन। उसके बाद क्या किया जाए कि बच्चे एक दूसरे के बीच क्या करें, इन सूचनाओं का आदान प्रदान करें। उसके बाद कहा जा रहा है रिलेटिंग द इंफॉर्मेशन विद द स्टोरी, व्हाट इज द अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल ऑफ द अप्रोच, मतलब इस कहानी से टीचर क्या करना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस द डिसिप्लिन एंड ब्रिंगिंग आउट द इंटररिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज, या फिर ऑप्शन नंबर बी टीचिंग लैंग्वेज थ्रू रिटेन असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स, या फिर ऑप्शन नंबर सी गिविंग इम्पोर्टेंस टू द practical and scholastic aspects of literary pieces, या फिर ऑप्शन नंबर 4 treating knowledge in specific segments based on geography, science, language, एट्सेट्रा। क्या होगा सही जवाब यहाँ पे, ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा मेकिंग कनेक्शंस अक्रॉस मेकिंग कनेक्शन अक्रॉस डिसिप्लिन्स एंड ब्रिंगिंग आउट देयर रिलेटेडनेस ऑफ नॉलेज, मतलब टीचर चाह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ों के बारे में आपने जानकारी इकट्ठा की इसे अपने आस पड़ोस के गांव में, ठीक है, तो वो जो सारे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद यह बताना, बच्चों को यह आगाज़ कराना कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ से रिलेटेड हैं,
एक दूसरे से कैसे सह संबंधित हैं या संबंधित हैं, इसकी जानकारी टीचर देना चाहते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे भी आम जीवन को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यही कहता है, मेकिंग कनेक्शन, मतलब क्या करें बच्चे, कनेक्शन समझ पाएँ, संबंध समझ पाएँ एक दूसरे के बीच, कि सब्जी वाला अपना सब्जी कहाँ मार्केट में बेचता है, फिर मार्केट से जो किसान होता है वो मार्केट में बेचता है, फिर वही सब्जी फिर छोटे जो दुकानदार है उसके पास आता है, फिर दुकानदार से जो आम जनता होती है वो खरीदते हैं। तो मतलब इनके बीच जो रिलेशन है उसको समझने का काम टीचर चाह रहे हैं कि बच्चे समझें इस चीज़ को। तो ऑप्शन नंबर ए इसको फॉलो करता है। चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। इफेक्टिव लर्निंग किस स्थिति में होता है? ऑप्शन नंबर ए इंटरेक्टिव, या फिर ऑप्शन नंबर बी क्वाइट, या फिर ऑप्शन नंबर सी गुड एट प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी पैसिव। तो जल्दी से बताएंगे कि इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। इफेक्टिव लर्निंग कब संभव होगा, यह आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा, जल्दी से बताएंगे, आपके पास मैंने कहा है कि 30 सेकंड का समय मैं दूंगा, तो 30 सेकंड आपके पास हैं। तो चलिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा इंटरेक्टिव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर एक्टिव, या फिर इंटरेक्टिव, मतलब जो पढ़ाई है कक्षा के अंदर वो तभी इफेक्टिव होगी, प्रभावी तभी होगी जब बच्चा क्या है, टीचर से क्या कर पाएगा, इंटरेक्ट कर पाएगा। ठीक है, वाद विवाद कर पाएगा, अपनी बातों को रख पाएगा और टीचर के द्वारा कही गई बातों को समझ पाएगा, और जहाँ कठिनाई हो रही है बच्चा पूछ पाएगा, तभी वो क्लास क्या है, इंटरेक्टिव है, तभी वो क्लास इफेक्टिव है। ठीक है, कक्ष। ऑप्शन नंबर ए इस बात को फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल है, अ टेस्ट to assess the potential of student for specific abilities and skills such as music, spatial ability or logical ability is called। ऑप्शन नंबर ए एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी एटीट्यूड टेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी अचीवमेंट टेस्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो जल्दी से बताएंगे, अ टेस्ट टू एक्सेस द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट्स फॉर स्पेसिफिक एबिलिटीज एंड स्किल्स सच एज म्यूजिक, स्पेशियल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी इज कॉल्ड। मतलब बच्चे का असेसमेंट किसी एक विशेष क्षेत्र में एबिलिटी का ये मूल्यांकन करने के लिए कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है, या फिर एटीट्यूड टेस्ट हो रहा है, अचीवमेंट टेस्ट हो रहा है, या फिर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही जवाब होगा? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टीचर चाह रहे हैं कि बच्चे में जो एक स्पेसिफिक एबिलिटी है, मतलब कोई एक ऐसा लक्षण जो अन्य बच्चों से अलग है, जो उस बच्चे में है, गुण है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो मतलब टीचर क्या करना चाह रहे हैं यह आपको बताना है। तो आपके 30 सेकंड अब होने को है, जल्दी से बताइए कि सही जवाब क्या होगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप कह सकते थे, बट यहाँ पे सही जवाब है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड ये ऑफिशियल जो ऑफिशियल जो आंसर की है उसमें यही दिया गया है, एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है इसको समझेंगे। अ टेस्ट टू एक्सेस द पोटेंशियल ऑफ स्टूडेंट फॉर स्पेसिफिक एबिलिटी एंड स्किल्स सच एज म्यूजिक, स्पेशियल एबिलिटी और लॉजिकल एबिलिटी इज कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में ये लिया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। एटीट्यूड टेस्ट यदि आपसे पूछा जाता कि एटीट्यूड टेस्ट क्या होता है, तो एटीट्यूड टेस्ट अ टेस्ट टू डिटरमाइन और मेजर अ पर्सन्स बिहेवियर। ठीक है, जब किसी भी व्यक्ति के
बिहेवियर को मेज़र करना होता है, मापना होता है, तो वो एटीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, एटीट्यूड यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जब किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को मापना होता है, उसकी बिहेवियर को, तो यहाँ पे हम एटीट्यूड टेस्ट देंगे। ठीक है, और फिर अचीवमेंट टेस्ट की बात होती है तो अ टेस्ट टू डिटरमाइन हाउ प्रोफिशिएंट और स्किल्ड इन अ पार्टिकुलर एक्टिविटी, फील्ड ऑफ स्टडी और लैंग्वेज, दैट इज अचीवमेंट। मतलब कि कोई भी व्यक्ति जो किसी एक फील्ड में या फिर किसी एक भाषा में पारंगत हो, तो वो क्या हो जाएगा, अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, किसी भी एक क्षेत्र में जब वो पारंगत हासिल किए हुए हो, यानी कि अ टेस्ट टू डिटरमाइन हाउ प्रोफिशिएंट और स्किल्ड इन अ पार्टिकुलर एक्टिविटीज, फील्ड और स्टडी और लैंग्वेज, दैट इज अचीवमेंट टेस्ट। फिलहाल यहाँ पे इस सवाल का जो सही जवाब है वो है एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लास इंडिकेट्स, मतलब लैंग्वेज यानी कि भाषा कक्षा में कुछ जो शोरगुल हो रहा है, ये किस बात को इंडिकेट करता है या दिशा निर्देशित करता है या निर्देशित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टीचर्स लैक ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास, या फिर ऑप्शन नंबर बी इनकम्पिटेंस ऑफ द टीचर, या फिर ऑप्शन नंबर सी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स इंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ इन डिसिप्लिन ऑफ लर्नर। तो जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। सवाल को मैं बता दूं, सवाल आपसे पूछा गया है सम नॉइज इन द लैंग्वेज क्लासरूम इंडिकेट्स, मतलब भाषा की कक्ष में जो कुछ शोरगुल हो रहा है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है या निर्देशित करता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में क्या गया है टीचर लैक्स ऑफ कंट्रोल ओवर द क्लास, मतलब क्या शिक्षक ने वो अपने पूरे क्लास में अपना कंट्रोल खो रखा है, यानी कि क्लास टीचर के कंट्रोल से बाहर है क्या। या फिर ऑप्शन नंबर बी इनकम्पिटेंस ऑफ द टीचर, ये, या फिर ऑप्शन नंबर सी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद द लर्नर्स एंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी इन डिसिप्लिन ऑफ लर्नर। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स कि क्या होगा इसका सही जवाब। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स एंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा कि बच्चे क्या हैं, भाषा कक्षा में क्या कर रहे हैं, इंगेज हैं, मतलब पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि हर समय बच्चे शोरगुल ही करते रहे होंगे, तो यहाँ पे सही जवाब यही होगा कि कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज विद लर्नर्स एंगेज्ड इन लैंग्वेज लर्निंग। ओके, तो चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल है फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू, मतलब इंग्लिश में फ्लुएंसी कब कैसे लाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द टीचर talking for most of the time, या फिर ऑप्शन नंबर बी द टीचर begin alert to spot the errors and correct them, या फिर ऑप्शन नंबर सी allowing students who are not confident to have the freedom to be quiet, या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ creating opportunities to use the target लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। तो सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। सवाल है फ्लुएंसी इन इंग्लिश कैन बी डेवलप्ड थ्रू, मतलब इंग्लिश में फ्लुएंसी का मतलब होता है मतलब आप उसे जितनी सहजता से बोल पाएं, मतलब फ्लुएंसी मतलब सहजता। ठीक है, आप किसी भाषा में, यहाँ पे इंग्लिश भाषा की चर्चा की गई है, तो इंग्लिश भाषा में किस प्रकार से फ्लुएंट हो पाए, मतलब बिना हेजिटेशन के, बिना हिचकिचाहट के बोल पाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा। द टीचर, एक टीचर के रूप में। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है द टीचर टेकिंग फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम, क्या टीचर को हर समय बातें करती रहनी चाहिए, या फिर द टीचर बीइंग अलर्ट टू स्पॉट द एरर्स एंड करेक्ट देम, या फिर टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चे को अलर्ट करना चाहिए और जहाँ जहाँ गलती हो रही हो वहाँ पे उसे सुधार करना चाहिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी अलाउइंग स्टूडेंट हु आर नॉट कॉन्फिडेंट टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट, और वह, या फिर अलाउइंग स्टूडेंट हु आर नॉट कॉन्फिडेंट, वैसे बच्चे को अलाउ करना चाहिए जो बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है।
ठीक है, आत्मनिर्भर नहीं है। टू हैव द फ्रीडम टू बी क्वाइट, या फिर ऑप्शन नंबर 4 क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज द टारगेट लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। सही जवाब है। यहाँ पे क्या आसान सा सवाल है, आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा, ठीक है। क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी टू यूज द टारगेटेड लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। आपको जिस भाषा में पारंगतता हासिल करनी है उस भाषा में क्या उस भाषा का उपयोग किया जाए, कम्युनिकेशन में उसका इस्तेमाल किया जाए तो ही तो बेहतर हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे सही जवाब यही होगा। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है अ प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाय। अ प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाय, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। अ प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाय, कोई गेम किस तरीके से अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। Encouraging the students to stage the play after working in groups to understand the plot, characters, etc. या फिर ऑप्शन नंबर बी asking a number of questions to test comprehension of the students, या फिर ऑप्शन नंबर सी conducting a test with specific question on the story and grammar items, या फिर ऑप्शन नंबर 4 making the students read it silently a number of items to understand this story। सही जवाब क्या होगा? सवाल था कि अ प्ले कैन बी बेस्ट टॉट बाय, मतलब किसी गेम को किस तरीके से बेहतर समझाया जा सकता है। तो जल्द से बताएंगे कि सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, यहाँ पे कहा गया है इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू स्टेज द प्ले आफ्टर वर्किंग इन ग्रुप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्लॉट, कैरेक्टर्स एटसेट्रा, मतलब बच्चे को इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, जहां भी इनकरेज करने की बात होगी तो इनकरेज करना मतलब बढ़ावा देना बच्चे को, तो ये यहाँ पे जब भी देखेंगे और किसी ऑप्शन में है नहीं। और इनकरेजिंग द स्टूडेंट्स टू स्टेज द प्ले, जब बच्चा आफ्टर वर्किंग इन अ ग्रुप ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्लॉट, कैरेक्टर्स एटसेट्रा, तो इनकरेज करने वाली बात होगी, बच्चे को इनकरेज करना। तो यहाँ तो पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे दिख गया, इसके अनुसार हम मार देंगे आंसर और आंसर सही हो जाएगा। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे, और अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू रिमूव कन्वेंशनल बिलीफ्स अबाउट जेंडर रोल, मतलब जेंडर रोल के बारे में क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी मोस्ट इफेक्टिव टू रिमूव द कन्वेंशनल बिलीफ्स अबाउट जेंडर रोल, जेंडर रोल के बारे में कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव बातें कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप, वॉश एंड स्वे इन द क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, हाँ ये तो सही है। इनकरेज गर्ल्स टू डेवलप इंटरेस्ट इन हाउस होल्ड चोर्स फ्रॉम अ यंग एज, या फिर कोर्स, ये कोर्स है चोर्स नहीं है, कोर्स फॉर अ यंग एज, या फिर ऑप्शन नंबर सी टेलिंग द गर्ल्स दैट टेकिंग फ्रीली इज नॉट अ ट्रीट ऑफ गुड गर्ल, या फिर ऑप्शन नंबर 4 शोइंग अ पिक्चर इन विच द मदर इज सीन कुकिंग एंड द फादर इज सीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। क्या करना चाहिए जेंडर रोल को मोस्ट इफेक्टिव तरीके से क्या रिमूव करने के लिए, मतलब जेंडर रोल को, जेंडर बायसनेस को हटाने के लिए कौन सा तरीका ज़्यादा इफेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप, टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप, वॉश एंड स्वे इन द क्राफ्ट क्लास विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा कि बच्चे को क्या करना, मतलब टीचिंग ऑल द लर्नर्स टू स्वीप, वॉश एंड स्वे इन द क्राफ्ट
क्लास विदाउट एनी जेंडर, मतलब क्लास कक्ष के अंदर जो गतिविधियां करवाई जानी चाहिए वो बिना किसी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर भेदभाव के कराई जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही जवाब होगा। ओके, कक्ष के अंदर जो भी गतिविधि कराई जाए, मतलब यह नहीं कहा जाए कि तुम लड़के हो तुम ये नहीं करोगे, तुम लड़की हो तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये ध्यान में रखा जाए एक टीचर के रूप में आपको। तो ऑप्शन नंबर ए इसीलिए सही होगा। अगला सवाल है, अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश बाय, मतलब अ टीचर कैन डेवलप लिसनिंग स्किल्स इन इंग्लिश, मतलब टीचर जो है इंग्लिश की लिसनिंग स्किल कैसे क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है, विकसित कर सकता है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, फोकसिंग ओनली ऑन लिसनिंग स्किल्स विदाउट एसोसिएटिंग इट विद अदर लैंग्वेज स्किल्स, या फिर ऑप्शन नंबर बी में है, मेकिंग द लर्नर्स लिसन टू एवरीथिंग दे हेयर पैसिवली, या फिर ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन to a variety of sources and people and engage in listening activities, या फिर ऑप्शन नंबर डी, speaking to them continuously both within the classroom and outside। तो सही जवाब क्या होगा, एक इंग्लिश स्किल को, इंग्लिश सुनने की स्किल को बेहतर करने के लिए सही जवाब क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर देम टू लिसन टू अ वेराइटी ऑफ सोर्सेज एंड पीपल एंड इनकरेज एंड एंगेज इन लिसनिंग एक्टिविटीज। ऑप्शन नंबर सी बेहतर होगा कि बच्चे को अपॉर्चुनिटी दी जाए, ठीक है, मतलब स्वतंत्रता दी जाए कि वो क्या कर सके, वो जितने भी सोर्सेज उसको मिलते हैं ना इंग्लिश सुनने के लिए, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, समाचार पत्र हो, मतलब जहाँ भी लिसनिंग की बात हो रही है, समाचार पत्र तो पढ़ा जाता है ना, मतलब रेडियो हो या टेलीविज़न हो या मोबाइल फ़ोन हो, जहाँ पे भी उसको अवसर मिले या फिर ये डिवाइस मिले जहाँ से वो सुन सकता है, किसी भी चीज़ में सुनने को मिले इंग्लिश, तो वो उसे उसका उपयोग करे, इस चीज़ को बच्चे की अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए बच्चे को, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बेस्ट है। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल आपके सामने है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग किस चीज़ को प्रेफर करती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए encourage quiet learners, या फिर ऑप्शन नंबर बी does not nurture creative thinking in students, या फिर ऑप्शन नंबर सी allow learners to raise questions, या फिर ऑप्शन नंबर डी does not place a student in thought provoking situation। जल्द से बताएंगे कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग जो है किस चीज़ को प्रमोट करती है या किस लिए है, जल्द से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपके पास 30 सेकेंड है अभी भी, और यदि आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो एक बार इसे सेशन को अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करेंगे। अभी आप सबको भी पता है कि इंग्लिश पेडागोजी की क्लास ऐसे बहुत कम ही टीचर हैं जो आपको यूट्यूब पे मिलते हैं जो कि करवाते होंगे प्रैक्टिस। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और एक बार यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे नई वीडियो की सूचना पाने के लिए। और जल्द ही हमारी DSSB की क्लास भी इस एप्लीकेशन पे, इस चैनल पे चलने वाली है, तो क्लास से जुड़े रहिए। और चलिए इस सवाल का जवाब जो जवाब होगा वो होगा अलाउ लर्नर्स टू रेज क्वेश्चंस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अलाउ लर्नर्स टू रेज क्वेश्चंस। मतलब इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इसलिए करवाई जाती है ताकि बच्चा क्या कर सके, क्वेश्चन पूछ सके, ठीक है। यानी कि जब बच्चे को आप इंक्वायरी करके, जैसे कि आप कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं पौधे के बारे में, ठीक है, तो बच्चे को कहिए कि तुमने अपने आस पड़ोस में जितने भी पौधे देखे हैं 2-3 वैरायटी के, जाओ एक बार जब घर जाओ तो उसके पत्ते के बारे में, उसके जड़ों के बारे में, उसकी टहनियों के बारे में एक बार देखो उसको गहराई से, बारीकी से, और उसके बाद कक्ष में आओ और फिर मुझसे सवाल करो कि सर बताइए तो ये पत्तियां हरी क्यों होती हैं, जो डालियां होती है छोटी सी वो ज़्यादा लचीली होती हैं क्यों होती हैं, ठीक है, या फिर
जो जड़ें होती हैं वो कितनी गहराई तक फैली होती हैं। तो ये क्या है, ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है। बच्चा क्या करेगा, पहले उस चीज़ को सीखेगा, ठीक है, अपने इन्वायरमेंट में खोजेगा और उसके बाद जा कर के कक्ष में टीचर से अपने उस कन्फ्यूज़न को, जहाँ उसे कन्फ्यूज़न है, उस चीज़ को पूछेगा, ठीक है। तो यही होता है। ऑप्शन नंबर सी इस बात को क्या करता है, प्रेफर करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला सवाल है, schools need to become centers that prepare children for life and ensure that all children, especially the differently able children from marginalized sections and children in difficult circumstances, get the maximum benefits of these critical areas of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to, मतलब यह आपको बताना है कि school needs to become a center that prepare children for life and ensure that all the children, especially the differently able, मतलब वैसे बच्चे जो डिप्राइव है, शिक्षा से बहुत दूर हैं, उसके लिए ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 क्या क्या कहती है, यह आपको बताना है, किस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करती है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी जेंडर इक्वलिटी, या फिर ऑप्शन नंबर सी क्रिटिकल पेडागोजी, या फिर ऑप्शन नंबर डी इंक्लूसिव एजुकेशन। जल्द से बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो जल्द से बताएंगे फ्रेंड्स कि इसका सही जवाब क्या होगा। आपके पास 30 सेकंड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4 इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है कि बच्चे को क्या करना है, सभी बच्चों को, मतलब किसी भी प्रकार की, चाहे वो समाज से बहुत ही पिछड़ा हुआ हो या फिर शरीर से किसी भी प्रकार की अक्षमता हो, तो उन सभी बच्चों को एक ही नज़रिए से देखना है। ऐसा नहीं कि कोई जाति भेदभाव भी नहीं करना है, मतलब किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, सभी बच्चों को एक समान रूप से आंकना है, मतलब सभी बच्चों को एक समान रूप से शिक्षा प्रदान करना है, ठीक है। ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इस बात को बता रहा है और यही सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर सवाल है अगला, विच एमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चिल्ड्रन सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम में क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए चिल्ड्रन इंटरेक्ट द टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंस, या फिर ऑप्शन नंबर बी children work individually to prepare projects, या फिर ऑप्शन नंबर सी टीचर प्लान्स असेसमेंट वेर एवरी डे, या फिर ऑप्शन नंबर डी टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपर्ट्स चिल्ड्रन टू ओबे एंड बी डिसिप्लिन्ड। तो सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। विच एमंग दी फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम, वैसा क्लासरूम, वैसी कक्षा, वैसी भाषा की कक्षा जो कि बच्चे को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइज की गई है, उसके लिए सही जवाब क्या होगा, यहाँ पे यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। यहाँ पे चाइल्ड इंटरेक्ट इन दी टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क दैट रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। मतलब बच्चा, चिल्ड्रन इंटरेक्ट, मतलब बच्चा जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, वार्तालाप कर पाए, वाद विवाद कर पाए टारगेट लैंग्वेज में, जो भाषा कक्ष में पढ़ाई जा रही है, ठीक है। इससे क्या होगा, और उसी लैंग्वेज में बच्चे को टास्क भी दिया जाए, उससे क्या होगा कि बच्चे उस भाषा में पारंगतता हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसीलिए सही है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विथ। एन इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग अ लैंग्वेज बिगिंस विद। तो इफेक्टिव लेसन फॉर टीचिंग, मतलब टीचिंग के समय किसी भी लेसन यानी पाठ को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन, या फिर ऑप्शन नंबर बी रिकैप्चुलेशन एंड मोटिवेशन
थ्रो फन एक्टिविटी, ऑप्शन नंबर सी राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी लिसनिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन। तो सही जवाब क्या होगा यह आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आपके पास 30 सेकंड का समय है, और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो ये आप क्लास को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के बीच ज़रूर भेजें जिनका कि 21 तारीख या उसके बाद जो परीक्षा होने वाली है सीटेट 2024 की, वो उन्हें इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द लेसन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। मतलब उस लेसन से संबंधित जो लेसन कक्षा में पढ़ाई जा रही है उसको क्या करना, प्रेजेंटिंग द कंटेंट ऑफ द क्लासरूम, उस अध्याय से संबंधित, उस पाठ से संबंधित ये कंटेंट प्रस्तुत करना बच्चों के बीच। जैसे कि अगर हम ये पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, आप या तो उन सारी चीज़ों को क्लासरूम में बताइए कि किस तरीके से सारी प्रक्रिया होती है, या तो फिर चार्ट के माध्यम से, या तो फिर आप उसे बोर्ड पे भी बता सकते हैं फिगर बना करके। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये ज़्यादा बच्चों के लिए इफ़ेक्टिव होगा, प्रभावी होगा, बच्चे अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो आशा है आपको ये क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग इंग्लिश पेडागोजी और आपके आगामी आने वाले DSSB की परीक्षा की तैयारी के लिए। जय हिंद।